सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस जिसका कोड 087 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2021-22 डिस्कस करेंगे और ये टर्म 2 के लिए है। ये एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ लिंक भी शेयर कर दिया था, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस पेपर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस तरह से आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटा मिलेगा और 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D एंड E। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। जैसा कि आपका टर्म 1 में था कि क्वेश्चंस में ऑप्शन थे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, सारे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक होगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन होंगे, 40 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखने हैं। सेक्शन बी की बात करें तो 6, 7, 8 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे, 80 वर्ड्स के अंदर इसे लिखना है। सी की बात करें तो 9 और 10 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी टोटल 10 मार्क्स का होगा क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और 120 वर्ड्स के अंदर आपको इसे लिखना है। डी की बात करें तो यहाँ पर 11 और 12 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ कितने मार्क्स का एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो केस बेस्ड आपके 8 मार्क्स के होंगे, 2 केस होगा, हर केस आपका 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा, मैप वाला क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, 13.1 जो होगा वो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, और 13.2 वो ज्योग्राफी से मैप होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल आपके 13 क्वेश्चंस हो गए और 13 के 13 सारे ही करने हैं। तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन हाँ इंटरनल चॉइस दी है। जैसे मान लो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 9 है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है और लगा के दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तो वहाँ पर चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, क्वेश्चन नंबर सेम होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है, तो जहाँ इंटरनल चॉइस है ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही आपको करने हैं, जो कि अभी हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स ये कैरी करेगा। तो ये हमारे सामने मार्किंग स्कीम है सोशल साइंस की, यानी सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किए हैं सैम्पल पेपर के वो क्या है, हम उसी से डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो सेक्शन ए के अंदर ये पहला क्वेश्चन होगा, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है 2.1 आप बुक में देख सकते हो, द मूवमेंट इन द टाउन्स। वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देख ही सकते हो कि सिटी उसी के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर सिटी के बारे में मेंशन है, टॉपिक में भले ही वहां पर टाउन लिखा है लेकिन सिटी और टाउन दोनों का डिस्कशन है। तो मैंने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो किस तरह से अनफोल्ड हुई, यानी एक तरह से कह सकते हो स्टार्ट हुई सिटीज के अंदर और टाउन्स के अंदर, क्या क्या चीजें हुई इस मूवमेंट के अंदर इन दोनों जगहों पर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का ही है, वहाँ पैराग्राफ के फॉर्म में है, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से उन पैराग्राफ को पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इसमें सबसे पहले कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, मिडिल क्लास वाले ये पार्टिसिपेट किए थे सिटीज़ के अंदर। हज़ारों स्टूडेंट जो कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे, यानी ऐसे स्कूल जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उन्होंने छोड़ दिया कि हम इस स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। बहुत से टीचर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस यानी वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। तो जो काउंसिल के इलेक्शंस होते थे, अब होता क्या था, इंडिया हमारा कई हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया था, अलग अलग प्रोविंस बना दिए थे। जैसे यूपी है, यूपी का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो वो इलाके जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल कर रहे थे वहाँ ये लोग इलेक्शन कराते थे, उसी को काउंसिल इलेक्शन कहा जाता था, जहाँ पर इंडिया के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसका बाइकआउट किया गया कि भारतीय लोगों ने कहा कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिवाय मद्रास के। मद्रास में इलेक्शन हुआ, वहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा और जगह कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। जो बाहर के गुड्स थे, सामान थे, उनका बाइकआउट किया गया कि अब बाहर से बने हुए जो सामान है, खासतौर से इंग्लैंड के, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना देसी इस्तेमाल करेंगे। और जो लिक्वायर शॉप्स थी यानी शराब की जो दुकानें थी, पिकेट मतलब होता है कि एक प्रदर्शन करना, जैसे किसी चीज़ का घेराव करके प्रदर्शन करना होता है ना, तो उसी को कहते हैं, दुकान है या फैक्ट्री है
उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया और बैनर वगैरह लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी को हम पिकेट कहते हैं। तो शराब की जो दुकानें थी उनको घेर के वहाँ प्रदर्शन वगैरह किए गए। और जो बाहर के कपड़े थे, एक तो ये कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स, तो अब उसका क्या किया जाए, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, बर्न कर दिया, जला दिया इन ह्यूज बोन फायर्स, यानी बड़ी बड़ी आग जलाई, उसके अंदर ये बाहर से बने हुए जो कपड़े थे उसको जला दिया उसमें। इसके अलावा और भी रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो जो कि इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। अब यहां पर आपको ये पूरे 6-7 पॉइंट नहीं लिखने, कोई भी 2 पॉइंट लिखना है। तो 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट इसके अंदर लिखना है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो पॉइंट हैं 2 या 3 पॉइंट मिला के 1 पॉइंट बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। जैसे आपने ये वाला पहला पॉइंट कर दिया और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मिला के ये सेकंड पॉइंट कर दिया। तो इस तरह से पॉइंट तो आपने 2 लिखा, लेकिन आपको ढेर सारी चीज़ें लिखने को मिल गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 अलग पॉइंट निकाले हैं वो एक ही सेंटेंस के ही पार्ट हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, एक तो पहला वाला पॉइंट ये वाला था। सेकंड पॉइंट, 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेड मास्टर एंड टीचर रिजाइन, लॉयर गेव दियर प्रैक्टिस। तो देख रहे हो ये एक ही सेंटेंस, कॉमा लगा के लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हो, पहला वाला पॉइंट ऊपर और सेकंड पॉइंट ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर एज अ ट्रेड। जो टूरिज्म है, भाई लोग बाहर से आ रहे हैं या आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, किसी और काम से टूर कर रहे हो, तो उसको ट्रेड क्यों माना जाता है, व्यापार क्यों माना जाता है। एक बेसिक सी चीज़ आप खुद समझो कि अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा है, मान लो अमेरिका से कोई आ रहा है, हमारे देश के अंदर घूमने आ रहा है, किसी वजह से उसका टूर है, इंडिया के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ अपनी करेंसी यहाँ पर लेकर आएगा, तो हमारे देश के पास डॉलर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर भी जो भी सामान खरीदेगा तो जिनसे खरीदेगा उनका फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा किस लिए हुआ, क्योंकि टूरिज्म हुआ, कोई बाहर से आया खरीदने के लिए, जहाँ घूमने जाएगा वहाँ टिकट देगा, या किसी बीमारी का इलाज करने आएगा तो यहाँ पेमेंट करेगा, जो सवारी से जाएगा, जो भी गाड़ी वगैरह करेगा उसका किराया इसको देना पड़ेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो कोई भी अगर बाहर से आता है तो इस तरह से एक ट्रेड हो जाता है, व्यापार हो जाता है, कमाई सी हो जाती है अलग अलग लोगों की। तो यही चीज़ हमको एक्सप्लेन करनी है कि टूरिज्म ट्रेड कैसे है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, यानी वो आएगा तो डॉलर लेके आएगा ना, डॉलर जमा करेगा, उसके बदले में इंडियन रुपीस मिलेगा, तो हमारे देश के पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर हमको मिल पाएगा, यानी रुपये के बदले डॉलर हमको मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री में डायरेक्टली इंगेज हैं, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको टूर कराती हैं, कि आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वो आपको पैकेज देंगे कि आपको 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए इस जगह हम घुमाएंगे, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। जो टूरिस्ट गाइड वगैरह हो गए, ये डायरेक्टली जुड़े हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री से। तीसरा पॉइंट ये है कि जो टूरिज्म है ये सपोर्ट करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, हमारे बनाने वाले जो लोग हैं, बहुत से क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको पसंद आती है तो वो खरीदते हैं, तो इस तरह से उनको सपोर्ट मिल जाता है। अभी जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया किस लिए आते हैं, भाई टूर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने आ रहे हैं, टूर का मतलब कोई कहीं से जाता है तो उसको टूर कहा जाता है कि हमारे यहाँ का टूर है। तो जो टूरिस्ट आएगा बाहर से इंडिया, वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आ सकता है, यानी कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए आ सकता है। इको टूरिज्म, यानी यहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ फॉरेस्ट देख सकता है, यहाँ के माउंटेन्स वगैरह घूमने आ सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल प्लेस को विजिट करना है तो वो इको टूरिज्म के अंदर आएगा। एडवेंचर टूरिज्म हो गया, यानी कोई भी एडवेंचरस काम उसको करना है, जैसे आपका स्कूबा डाइविंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, प्लेन वगैरह से जाते हैं ऊपर, वहाँ से कूदते हैं ना पैराशूट से, फिर नीचे आते हैं, तो ये सारा हो गया। हिल क्लाइंबिंग हो गया, ये सब किस में आता है, एडवेंचर, कि हम यहाँ पर किसी एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, किसी रोमांच के लिए आए हैं। कल्चरल टूरिज्म भी हो सकता है, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए। बिजनेस टूरिज्म, यानी किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए आ सकते हैं, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए टूरिस्ट आ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर है, पेज नंबर 88 पे ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना है 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। तो डिफरेंशिएट वाले में आप ऐसे करके लिखोगे ज़्यादा बेस्ट है, इधर 1 पार्टी वाला लिख देना, इधर 2 पार्टी वाला लिख देना, उसके नीचे इसके पॉइंट, इसके नीचे इसके पॉइंट्स। तो 1 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कंट्री जहाँ पर एक ही पार्टी होती है वहाँ क्या सिस्टम होता है, ये चीज़ें मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, तो वहाँ और डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ जितना लिखा हुआ है, जितना आंसर में है, उतना हम समझ लेते हैं। तो वो कंट्रीज जहाँ पर एक ही पार्टी होती है और वही अलाउ होती है कि वो कंट्रोल करे और रन करे गवर्नमेंट, तो उसे हम 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ क्या होता है कि एक ही पार्टी होती है कि भाई इसी की सरकार बनेगी, यही रूल करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस देश में एक ही पार्टी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि और एक से ज़्यादा पार्टी हो,
लेकिन ये फिक्स है कि सरकार किसकी बनेगी, उसी एक फिक्स पार्टी की बनेगी सरकार, बाकी दूसरी पार्टी सपोर्ट कर सकती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल हम बात करें कि चाइना का, यहाँ पर सिर्फ जो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को अलाउ है रूल करना। अब चाइना के अंदर और भी पार्टीज हैं, वो कुछ सीटें जीत के सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये फिक्स है कि पार्टी किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी, इसी की सरकार बनेगी। तो इसमें और भी कोई आप पॉइंट लिख सकते हो, वहाँ डिटेल में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब 2 पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। वो कंट्री जहाँ पर सिर्फ 2 मेन पार्टी होती है, हो सकता है और भी पार्टी हो लेकिन बहुत छोटी हो, लेकिन मेन जो पार्टी है जिनके बीच में मुकाबला होता है, जिनके बीच में इलेक्शन होता है, तो वो 2 मेन पार्टी होती है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उसे हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। हमारा इंडिया 2 पार्टी में नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी पार्टी हैं जो कॉन्टेस्ट करती हैं। 2 पार्टी में एग्जाम्पल आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम भी है, ये 2 एग्जाम्पल हैं। यूएसए की बात कर ले तो यहाँ पर 2 पार्टीज है, एक आपका रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। अमेरिका के जो इससे पहले के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन के हैं। इसी तरीके से जो अभी करेंटली प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो किसके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के रोल आपको बताने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इंडिया की हम बात करें तो जो रिजर्व बैंक है वो इशू करता है करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी इशू करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक का। करेंसी से रिलेटेड जितने भी कानून है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इसीलिए जो नोटबंदी का फैसला था वो किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। लेकिन करेंसी से जुड़े हुए या बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे नेशनल लेवल पे, वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। और यही करेंसी नोट को इशू भी करता है। दूसरा फंक्शन आरबीआई का ये है कि सुपरवाइज करेगा फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। अब फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, लोन के या क्रेडिट कह सकते हो, ये सारा चीज़ें आपने चैप्टर में पढ़ी होगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे आपका बैंक से जो लोन्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो लोन्स मिलते हैं, वो सारे फॉर्मल के अंदर आते हैं, जहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रूफ होता है कितना लोन दिया गया, कितना इंटरेस्ट लगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आरबीआई उसको सुपरवाइज करता है, देखता है कि हाँ सारी चीज़ें सही हो रही है कि नहीं, नियम कानून के हिसाब से लोन दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारा काम है। तीसरा पॉइंट ये है, आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है बैंक्स को, जितने भी अलग अलग बैंक्स हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इस तरह से जितने भी बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करेगा, देखेगा इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, यानी कैश बैलेंस ये मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कैश बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपके बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया गया। अब बैंक क्या करता है, एक तो पैसा जमा करता है और लोन भी देता है। तो बैंक क्या करेगा, ये जो जमा है उसको लोन देगा जिनको लोन चाहिए होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 85 रुपीज़ लोन दे सकता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये जमा किया लोगों ने और 100 रुपये उठा के लोन में दे दिया, यानी 15% बैलेंस होना चाहिए। जितना पैसा जमा किया गया है उसका 15% बैंक के अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर सारा ही दे देगा तो कोई बैंक से पैसा लेने आएगा तो बैंक कहेगा पैसा है ही नहीं, हम तो लोन दे दिए हैं, जब लोन से मिलेगा तब तुमको देंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो आरबीआई इसको देखता है कि कोई बैंक ऐसा तो नहीं कर रहा है कि ज़्यादा पैसे के चक्कर में और ज़्यादा लोन दे रहा है लोगों को, अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये एक काम होता है। और आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो लोन कहीं सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं दे रहा है, जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स, यानी सिर्फ बिजनेसमैन जो पैसा कमा रहे हैं और जो व्यापारी हैं सिर्फ उन्हीं को लोन तो नहीं दे रहा है। क्या ये जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, क्या उनको लोन दे रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ अमीरों को दे रहा है तो आरबीआई के खिलाफ एक्शन लेगा कि आप अमीरों को दीजिए, ट्रेडर को दीजिए, लेकिन गरीब लोगों को भी लोन आपको देना पड़ेगा। तो कोई 2 पॉइंट यहाँ पर भी आपको लिखने थे। 5th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको जो डाटा दिया हुआ है और जो टेबल नीचे दिया हुआ उसको आपको देखना है, उसका आंसर देना है नीचे। इस टेबल में आपको दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। स्टील के प्रोडक्शन दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया है 2015-16 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 106.6 मिलियन टन्स इतना प्रोडक्शन हुआ। इसी तरह अलग अलग ईयर्स का दिया हुआ है। ऐसा ही टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। अब ये डाटा चेंज होता रहता है। आपकी पुरानी बुक होगी तो यहाँ पर ईयर्स कुछ अलग अलग दिए होंगे, डाटा अलग होगा। ये जो लेटेस्ट डाटा है वो यहाँ पर मेंशन है। तो 5th वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। 5.1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है 2015-16 और 19-20 वाले डाटा को कंपेयर करो और कोई एक रीज़न आपको बताना है फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन स्टील इन 2019-2020। अब देखो 2015-16 और 2019-20 का कंपेयर करना है। 15-16 में रफली हम बात करें तो 106 है और यहाँ 102। तो आप देख रहे हो कम हो गया है प्रोडक्शन। तो इसी का रीज़न आपको बताना है। कोई एक रीज़न दो कि क्यों प्रोडक्शन कम हो गया। देखो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। यहाँ देख सकते हो यही टेबल है,
यहाँ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो 2020-21 की है, तो आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके रखनी है। हो सकता है 21-22 में लेटेस्ट वाला डाटा हो। खैर डाटा से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी में चेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ डाटा वगैरह में चेंज आता है, इसीलिए आपके पास लेटेस्ट पीडीएफ फॉर्म में कम से कम एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। बाकी कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ रीज़न आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम है। यानी एक तरह से रीज़न दे रहा है कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। तो देखो हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल और ये वगैरह सब दिया हुआ है, तो यही यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में यही रीज़न है। यहाँ देख सकते हो ये मेंशन है हाई कॉस्ट, यानी कॉस्ट बढ़ गई है। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे, खरीदना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। तो कम प्रोडक्शन के पीछे कॉस्ट का भी एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल क्या होता है? एक तरह का कोल होता है जो कि फर्नेस वगैरह भट्टी के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि स्टील क्या होता है आयरन ओर को मेल्ट करके बनता है, तो वहाँ पर जो कोयला यूज़ होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम है इसीलिए हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तीसरा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी मजदूर जो है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। लेट सपोज किसी प्लांट के अंदर 100 यूनिट स्टील प्रोड्यूस करनी थी, लेबर इतना कर सकते थे, लेकिन लेबर ज़्यादा काम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कम काम करने की वजह से भी प्रोडक्शन कम हुआ है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की सप्लाई कम है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वो लाइट सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है, लाइट चली जा रही है तो काम रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इसी में सेकंड पार्ट है 5.2 व्हाई इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसीडर एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी स्टील का प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन, प्रोड्यूस करना, बनाना और उसे इस्तेमाल करना, इसको हम इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? यानी स्टील ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और स्टील हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंट्री डेवलप होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न आपको लिखना है। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो रीज़न आप लिख सकते हो, जो स्टील के प्रोडक्ट हैं वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सी इंडस्ट्री है जो स्टील का इस्तेमाल करके बनाती है, जैसे गाड़ी वगैरह बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे, स्टील लेंगे, तो उनके लिए स्टील एक रॉ मटेरियल की तरह, एक कच्चे सामान की तरह है, क्योंकि स्टील से वो गाड़ी वगैरह बनाएंगे या गाड़ी के कुछ पार्ट्स बनाएंगे। इसकी ज़रूरत एक्सपोर्ट करने के लिए भी होती है, दूसरे कंट्री में हम बेचते हैं, उससे पैसा आता है। इसी स्टील से हमें क्या होता है, मशीनरी बनती है, तो ये हमें मशीनरी प्रोवाइड करती है, और अलग अलग फील्ड में जब मशीनरी यूज़ होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ आकर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है, इस तरह से टोटल 9 मार्क्स हो गए। तो 6 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट के टाइप पढ़ा होगा चैप्टर में, तो वहाँ ये देखा होगा कि एक तो आपका इनफॉर्मल होता है, दूसरा आपका फॉर्मल होता है। फॉर्मल ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इनफॉर्मल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी खराबियाँ हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रूरल एरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, यानी गांव देहात में जो रहने वाले लोग हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जबकि इसके अंदर बहुत सी खराबियाँ हैं, बहुत सी बुराई है। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसमें पहला रीज़न है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक इन द रूरल एरियाज। अब बैंक क्या है, एक फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का। तो अगर बैंक की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी बहुत कम बैंक होंगे, तो फिर लोगों को इनफॉर्मल की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। अब बैंक से लोन लेने के लिए, यानी फॉर्मल टाइप का लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की कमी है तब आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो जब फॉर्मल तरीके से आपको नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है आप इनफॉर्मल की तरफ जाओगे। तो एक रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न है एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप गारंटी के तौर पर बैंक के सामने रखोगे। वो आपका मान लो घर हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कि बैंक को भरोसा रहे कि हाँ आप लोन चुका सकते हो। तो वो जो चीज़ भी आपने एज अ कोलेट्रल बैंक के पास रखा है, जैसे आपके पास ज़मीन है तो उसके कागजात वगैरह बैंक के पास जमा करोगे, कि इन केस अगर आप लोन ना चुका पाओ तो बैंक क्या करेगा, वो चीज़ जो आपने कोलेट्रल की तरह से प्रेजेंट की है उसको बेच के बैंक अपना पैसा वसूल लेगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। अगर किसी के पास कोलेट्रल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ज़मीन घर गाड़ी कुछ नहीं है, तो बैंक कैसे लोन देगा?
कैसे आपके ऊपर भरोसा कर ले कि अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो बैंक कैसे वापस लेगा पैसा। तो अगर कोलेटरल नहीं है तो आपको बैंक से लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा कोलेटरल ज़मीन और कोई इतना बड़ा मकान वगैरह नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होती है बैंक से लोन लेने के लिए, इसलिए वो इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं। फोर्थ रीज़न की बात कर लेते हैं, तो ये जो रूरल पीपल होते हैं यानी गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत आसानी से लोन या क्रेडिट हम कह सकते हैं अमीर लोगों से मिल जाता है। और ये जो अमीर लोग लोन देते हैं वो किस टाइप का होता है, इनफॉर्मल होता है कि कोई भी गरीब आदमी है वो अपने एरिया के जो भी अमीर आदमी है वहाँ पास गया कि साहब हमारे पास पैसे की ज़रूरत है, हमको दे दो, तो अमीर आदमी उसको दे देता है, क्योंकि एक तो उसी के गाँव का उसी के आसपास का है तो जानता भी है। दूसरी बात, ये अमीर आदमी है, पावरफुल है, उसको मालूम है कि हम पैसा किसी भी तरीके से इससे निकलवा ही लेंगे। तो ये जो गांव देहात में रहने वाले लोग होते हैं उनको आसानी से अमीरों से पैसा मिल जाता है, तो सोचते हैं कौन बैंक का झंझट करे, आसानी से हमको मिल जा रहा है तो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। इनमें से कोई 3 ही आपको लिखने हैं, सारे नहीं लिखने, क्योंकि 3 मार्क्स का है ना, तो 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आपका पेज नंबर 50 से पूछा गया है इकोनॉमिक्स की बुक में, तो वहाँ से इस डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आप डिटेल में बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ था, चाहे ये वाला कर लेते या एक दूसरा भी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। तो जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि बैंक के सामने आप गारंटी की तरह रखो कि ये हमारे पास ज़मीन है, अगर मैं लोन ना चुका पाऊँ तो आप इस ज़मीन को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेना। तो कोलेटरल नहीं है तो आपको बैंक से लोन नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से ओवरकम करते हैं, यानी किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। शॉर्ट में बताऊं तो इसमें क्या होता है, 15 से 20 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ पैसा ये लोग हर मेंबर जमा करते हैं टाइम टू टाइम। मान लो मंथली है कि मंथली आपको 100 रुपये जमा करना है, तो सब लोग 100 रुपये जमा करेंगे। इस तरह से करते करते कुछ टाइम के बाद काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब वो जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसका इस्तेमाल किसी भी लोन, यानी उस मेंबर में किसी को भी लोन चाहिए तो वो जो पैसा कलेक्ट हुआ है उससे लोन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम देखते हैं किस तरह से हेल्प करते हैं ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। अब जो लोग होते हैं यानी इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको टाइमली लोन मिल जाता है, जब उनको चाहिए वो मिल जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे भी, यानी जो इंटरेस्ट है रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक ही ठाक रहता है, उस पर इनको लोन मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये जो SHGs होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये रेगुलर रहते हैं अपनी सेविंग में, यानी कुछ पैसा रेगुलरली उसमें जमा करते रहते हैं इसके जो मेंबर हैं, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ मोनेटरी हेल्प। मोनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, यानी किसी भी मेंबर को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसकी मदद हो जाती है इसी सेविंग से जो जमा किया है लोगों ने। अब तीसरा पॉइंट है कि जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो छोटे छोटे लोन ले सकते हैं विदाउट कोलेटरल, यानी किसी के पास कोलेटरल नहीं है तो भी उसको लोन मिल जाएगा जिस ज़रूरत के लिए भी उसको चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक ऑल्सो लैंड लोन टू SHGs। अब बैंक भी क्या करता है, इस ग्रुप को लोन दे देता है। अगर बैंक देखता है कि ये ग्रुप वाले रेगुलर पैसा जमा कर रहे हैं और इनके पास कुछ पैसा है भी ठीक ठाक, तो अगर ज़रूरत होती है तो इस ग्रुप को पैसा देते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बैंक जो लोन देगा वो किसी एक मेंबर को नहीं देगा, बल्कि इस ग्रुप के नाम से लोन देगा कि पैसा इस ग्रुप को मिलेगा और लोन वापस चुकाना भी इस ग्रुप की जिम्मेदारी है। फिर जब इसके बाद पैसा आ गया तो किसी को भी दे सकता है, यानी अपने मेंबर में किसी को भी ज़रूरत है तो मिल जाएगा। तो बैंक को भी यहाँ भरोसा रहता है कि भाई 15 से 20 लोग हैं, ये लोग इंतजाम कर ही लेंगे। एक आदमी को तो बिना कोलेटरल के देने में बैंक को रिस्क है कि भाई ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन 15-20 लोगों में, और फिर ये लोग पैसा जमा भी कर रहे हैं, इकट्ठा भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बैंक जब देखता है तो बिना कोलेटरल के ही इनको लोन दे देता है। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो, 3 ही आपको लिखने दें, ठीक है। पेज 51 पे इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब 7th वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली। अब गांधी जी ने क्या किया था, आइडिया ऑफ स्वराज दिया था, यानी अपना राज आएगा, यानी अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाएंगे और खुद से हम अपने देश में रूल करेंगे, तो ये एक आइडिया दिया था। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो ये जो मूवमेंट थी और ये जो आइडिया था स्वराज का, इसको ये जो ट्राइबल पीजेंट थे यानी आदिवासी जो किसान थे, तो आइडिया ऑफ स्वराज के मैसेज को उन्होंने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। गांधी जी ये चाह रहे थे कि हम नॉन कोऑपरेशन के जरिए स्वराज को लाएंगे, लेकिन ये जो ट्राइबल पीजेंट थे, आदिवासी किसान थे, इन्होंने कुछ और समझा कि भाई अपना राज आना चाहिए कैसे भी आए।
तो ये लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जिस तरह से गांधी जी चाह रहे थे उस तरह से नहीं। इनको जो सही समझ में आया उन्होंने वो तरीका अपनाया। गांधी जी ये चाह रहे थे कि हम कोई अहिंसा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और इस मूवमेंट को अपना आराम से चलाएंगे। लेकिन ये जो ट्राइबल पीजेंट्स थे इन्होंने कहा ठीक है, हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन तरीका हमारा होगा। तो उनका क्या तरीका था, क्या काम किया था, इसी को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में जो आपका 2.2 वाला टॉपिक है, रेबेलियन इन द कंट्री साइड, उसका लास्ट पैराग्राफ देखोगे तो इसी स्टेटमेंट से वो पैराग्राफ स्टार्ट होता है और उसी की डिटेल आपको इस लाइन के नीचे मिल जाएगी। तो वही सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर के मैंने ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। बहुत से क्वेश्चंस आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला पॉइंट है स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। अब मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, यानी कैसी मूवमेंट होती है जो छुप के होती है, एक छोटी सी आर्मी बना ली जाती है और जो दुश्मन होता है उसके छुप के अटैक करते हैं। कहीं पर देखा कि जिससे लड़ाई है वो कम लोग हैं, तो ये आर्मी गई, हमला किया और छुप गए, तो ये गोरिल्ला मूवमेंट कहलाती है। तो ये जो गडम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर ये मूवमेंट फैलने लगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे कि हम भी क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, लेकिन आमने सामने बिल्कुल नहीं, छुप के हम लड़ेंगे, हमला करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज, यानी अंग्रेज जो पॉलिसी बना रहे थे, जो नियम कानून बना रहे थे, उसके खिलाफ थे ये ट्राइबल पीजेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसी पैराग्राफ के अंदर ही डिटेल लिखी हुई है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको क्लोज कर दिया था, जहां पर ये जो ट्राइबल पीजेंट थे उनको अलाउ नहीं था, यानी कोई भी नहीं जा सकता था, सिर्फ अंग्रेज जिसे अलाउ करेंगे वही जा सकता था। अब जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका तो जंगल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अगर उन्हें जाने नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है ये तो बहुत उनके साथ गलत होगा। इस तरह से बहुत सारे काम उन्होंने किया अंग्रेज़ों ने, जिससे ये ट्राइबल पीजेंट इनके खिलाफ हो गए। अब इन ट्राइबल पीजेंट्स का जो लाइवलीहुड था उस पर इफेक्ट पड़ा, भाई जंगल में जाने नहीं दोगे तो सीधी सी बात है वहीं से खर्चा पानी चल रहा है उनका, जंगल से लकड़ी मिलती है उनको, फल मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो उनका ट्रेडिशनल राइट था, यानी उनकी जो परंपरा थी, जंगल से उनका जो लगाव था, उस पर एक तरह से हमला किया गया था और उनका जो अधिकार था वो नहीं दिया गया था। अब इन ट्राइबल पीजेंट्स के जो लीडर थे, जिनका नाम अलूरी सीताराम राजू था, वो इंस्पायर थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे, यानी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को कहते भी थे कि आप जैसा गांधी जी कह रहे हैं ना, खादी का कपड़ा पहनो, बाहर के कपड़ों को बाइकआउट करो और शराब वगैरह ना पियो, तो ये कहते थे कि हाँ ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन इनका जो मेथड था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने का वो थोड़ा अलग था। गांधी जी का क्या था कि हिंसा हम नहीं करेंगे, अहिंसा वाला, लेकिन इनका क्या था कि हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लिबरेट होने के लिए, यानी आज़ादी के लिए हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो जो रेबल्स थे, बागी लोग थे जो इनके साथ जुड़े थे अलूरी सीताराम राजू के साथ, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गुरिल्ला वाली लड़ाई लड़ी। जैसे कि मैंने बताया था कि छुप कर आके हमला करना और उसके बाद फिर गायब हो जाना, इस तरह से ये काम कर रहे थे ताकि स्वराज आ सके। तो गांधी जी भी चाह रहे थे कि अपना राज आना चाहिए, ये भी चाह रहे थे, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के रोल आप लिखो, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का रोल लिखो। तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में कराए हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब पार्टी क्या करती हैं, एक तो सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। सीधी सी बात है, सरकार कौन चलाएगा, पार्टी चलाएगी, कोई पार्टी होगी वही तो रूल करेगी। अब जो पार्टीज हैं प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री, यानी कंट्री के लिए कौन से पॉलिसीज बनानी है, कौन सी फैसिलिटी लोगों को देनी है, क्या नियम कानून बनाने हैं, वो काम किसका होता है, पार्टी का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल उस पार्टी का होता है जो कि इलेक्शन जीती होती है। दे रिक्रूट लीडर एंड ट्रेन देम, ये क्या करते हैं, लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो एडमिशन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी पार्टी से जोड़ना है तो आप क्या करोगे, उसके जाके कार्यकर्ता बन जाओगे, मेंबरशिप ले लोगे, फिर पार्टी के लिए काम करते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते, ट्रेनिंग आपको मिलते मिलते एक तरह से फिर आप पार्टी में लीडर बन जाओगे। तो ये काम होता है पार्टी का कि ट्रेनिंग देती हैं लीडर्स को। वो पार्टी जो इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन का काम करती हैं, यानी जो पार्टी जीती हुई है अगर वो कोई ऐसा नियम कानून बना रही है, कोई ऐसा काम कर रही है जो कि ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना,
वो किसका काम होता है? अपोजिशन पार्टी का। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, उसको एक रूप देती है। भाई लोग कोई चीज़ चाह रहे हैं, कोई डिमांड उठा रहे हैं, तो अक्सर देखते हो ना, कोई पार्टी चली जाती है, पार्टी का कोई लीडर चला गया कि हाँ भाई आपकी क्या समस्या है। कभी कभी रूलिंग पार्टी वाले चले जाते हैं, कभी कभी अपोजिशन वाले चले जाते हैं, उनकी समस्या को सुन के फिर जाके वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बात उठाते हैं कि लोगों की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह से लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, उसको एक रूप दे देते हैं, यानी उनकी आवाज़ बन जाते हैं ये पार्टी के लोग। पार्टी की वजह से आम लोगों तक जो गवर्नमेंट की मशीनरी है और जो वेलफेयर स्कीम है वो मिल पाती है। यानी गवर्नमेंट जो काम कर रही है लोगों के लिए, उसकी कैसे फैसिलिटी मिल सके, कोई भी वेलफेयर स्कीम है यानी ऐसी स्कीम जो कि लोगों के फ़ायदे के लिए है, अब उसके बारे में आम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो पार्टी का काम होता है, खास तौर से पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो इसको बताते हैं। नेता वगैरह भाषण में अपने बताते हैं कि भाई सरकार ने ये काम किया है और इस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की स्कीम लॉन्च की गई है। तो वहाँ से लोगों को पता चलता है। अब उस फ़ायदे को कैसे उठाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ता लोगों पर होती है कि लोगों तक जाओ और जिसको ये फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जाके आप हेल्प करो। तो ये सारा काम किसका होता है? पार्टी का। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट इसके अंदर लिखना था। देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन की हैं लाइन बाय लाइन, तो वहाँ से चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ के सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से ये टोटल 10 मार्क्स का हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी देख रहे हो ऑप्शंस है, और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी ऑप्शन है, यानी इंटरनल चॉइस दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ की स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यानी डेमोक्रेसी की ये जो एबिलिटी है, ये जो काबिलियत है, टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, यानी डेमोक्रेसी क्या करती है? अपना खुद से सपोर्ट हासिल कर लेती है। यानी लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, खुद से चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर आए। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी वहाँ डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की वाला सिस्टम था या मिलिट्री रूल कर रही थी। तो लोगों ने क्या किया? उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा हमको तो भाई डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये क्या हुआ? लोग एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। और ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या था, पहले डेमोक्रेसी थी, फिर उसको हटाकर मिलिट्री का रूल आया, तो लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, हंगामा किया और वापस से डेमोक्रेसी लेकर आए। तो लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। क्लास 9 में आपने चिले की कंट्री वाला केस पढ़ा होगा, जहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी थी, उसके बाद मिलिट्री ने उसे हटाया और फिर मिलिट्री का रूल आ गया। लेकिन 15 साल के बाद मिलिट्री ने एक बार पूछा लोगों से कि क्या आप हमारा रूल चाहते हो या फिर से डेमोक्रेसी चाहते हो? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। तो डेमोक्रेसी की ये जो एबिलिटी है, ये जो काबिलियत है, जो लोगों को इसका सपोर्टर बनाती है, तो ये खुद एक आउटकम है, ये खुद एक रिजल्ट है डेमोक्रेसी का। चैप्टर में आपने डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी से क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। तो उसमें से एक चीज़ ये हासिल होती है कि लोग डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं। तो इस आउटकम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है। यानी ऐसा क्यों होता है कि लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को और चाहते हैं कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आए? तो कुछ खासियत होगी डेमोक्रेसी के अंदर, तो वही सारी चीज़ें लिखनी है और एग्जाम्पल भी आपको देना है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आया है। तो ये देख सकते हो एनसीईआरटी बुक है और यहाँ से ये स्टेटमेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये किस टॉपिक का है? यहाँ देख सकते हो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इस टॉपिक से एक लाइन उठाई गई और वहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर एक्सप्लेन भी किया है, प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि डेमोक्रेसी की ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है, भरोसा दिलाती है कि जो डिसीजन मेकिंग है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो कैसा होगा? बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, यानी कायदे कानून, नियम कानून के हिसाब से होगा। दूसरा ये कि हर नागरिक के पास ये अधिकार होगा एंड मीन्स, यानी ऐसे रास्ते होंगे, ऐसे टूल्स होंगे टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन कैसे लिया गया है, किस प्रोसेस को फॉलो किया गया है, इसको जानने का हर नागरिक के पास अधिकार है। एक एक्ट है बाकायदा, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो कोई भी डिसीजन लिया गया हो तो आप आरटीआई एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो ये आरटीआई जो ऑफिस है वहाँ पर जाएगा, जिस चीज़ के प्रोसेस के बारे में, जिस डिसीजन के बारे में आपको जानना है, तो वहाँ से वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बता देंगे कि ये डिसीजन इस तरह से लिया गया है। तो अधिकार भी है और मीन्स भी है। ऐसा नहीं कि आपके पास अधिकार है, आप कहो कि कैसे हम पता करें, तो उसके लिए आरटीआई बनाया गया है जहाँ से आप पता कर सकते हो।
तो आरटीआई एक तरह से एक मीन्स है, एक टूल है जिसके जरिए आप एग्जामिन कर सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? अकाउंटेबल होती है, यानी उसको जवाब देना पड़ता है। जनता सवाल कर सकती है और जनता का जवाब देना पड़ेगा सरकार को, इसीलिए तो लोग सपोर्ट करते हैं। वरना अगर आप देखो मोनार्की वाले सिस्टम में, राजा महाराजा वाले में, तो आप पूछ सकते हो राजा से जाके कि आपने ऐसा क्यों किया, फांसी में लटका देगा। लेकिन डेमोक्रेसी में आप सवाल कर सकते हो। और क्या होता है? लेजिटिमेट, यानी एक वैलिड गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती आके रूल कर रहा है, गवर्नमेंट बना लिया, बल्कि जनता चूज करती है, जनता वोट देती है और जनता के फैसले से ही गवर्नमेंट बनती है, इसीलिए हम उसे लेजिटिमेट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। ट्रांसपेरेंट तो यही इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि आप किसी भी डिसीजन को, कोई भी पॉलिसी बनाई गई, कोई भी डिसीजन लिया गया, तो उसके बारे में आप जान सकते हो। ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो जो सरकार काम कर रही है, क्या कर रही है, वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा कि आप जानना चाहो तो पता कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना रूलर चुन सकें। आप वोट देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको कुर्सी पे बैठा देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को क्या देती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। वही जो मैंने बताया आरटीआई, अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, यानी आरटीआई के जरिए आप पता कर सकते हो कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, उसके बारे में आप जान सकते हो। तो ये एक अधिकार मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की ही सरकार होती है। भाई हम ही लोग तो वोट दे के बनाते हैं, एंड इट इज़ रन बाय द पीपल, और लोग ही इसको रन करते हैं। कोई बाहर से तो रूल करने आता नहीं है। एक आम सा आदमी होता है, वो धीरे धीरे मेहनत करते हुए क्या हो जाता है? सीएम बन जाता है, पीएम बन जाता है, रूल करता है देश पे, किसी स्टेट पे। तो क्या होता है? वो एक आम ही आदमी तो होता है जो रूल करता है। तो लोगों की सरकार होती है, लोग बनाते हैं और लोग ही रूल करते हैं। और भी कोई आप पॉइंट लिख सकते हो जिस टॉपिक से रिलेटेड हो, क्योंकि पेज नंबर 92 पे इसकी डिटेल दी हुई है, तो वहाँ और भी पॉइंट है तो आप लिख सकते हो। कोई 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसमें आपको ऑप्शन था, चाहे आप ये करते या ये वाला कर लेते। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से लाइन से आया हुआ है, तो देख सकते हो उसी पैराग्राफ में यहाँ पर ऊपर आप देखोगे देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दिया हुआ है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बना हुआ है। वहाँ वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पर साउथ एशिया लिखा हुआ है, तो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर लोगे। यानी अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को। यानी बहुत ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहे। तो इसी स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना और एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के वही फीचर्स ही आपको लिखने हैं कि भाई अच्छाई होगी तभी तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि साउथ एशिया में लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? तो भाई जैसे दुनिया में सपोर्ट करते हैं वैसे साउथ एशिया वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? वो लोगों की ही अपनी सरकार होती है, जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब वो कंट्री जो साउथ एशिया के अंदर आते हैं, यानी एशिया के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, तो साउथ एशिया आएगा। वो क्या चाहते हैं? वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल। वो डेमोक्रेटिक अधिकार, यानी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को जो अधिकार मिला है, चाहते हैं कि वो उनको भी मिले। भाई ये तो पूरी दुनिया भी चाहती है, बस क्वेश्चन में हमको साउथ एशिया लिखा हुआ है, इसीलिए हम वर्ल्ड की जगह साउथ एशिया हम कर देंगे, बस इतना से चेंज करना है। कंट्री चाहते हैं कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद से चूज करें। मेरे हिसाब से कंट्री यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिटीजन्स। आप ऐसे लिख सकते हो, सिटीजन्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि साउथ एशिया के कंट्री के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि वो जिसे चूज करे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी जिसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनाए और फिर वो जाके सरकार बनाए, तो वही लोग रूल करें जिसे ये चाहें। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती अपने से आ गया रूल करने। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? डिग्निटी और फ्रीडम, सम्मान और आज़ादी नागरिकों को मिलती है। डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी सोशल डाइवर्सिटी को जगह मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर। सोशल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, ये जो अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं समाज के अंदर, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, इनको जगह मिलती है। डेमोक्रेसी किसी एक धर्म, किसी एक जाति और किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले को ही सिर्फ रहने का अधिकार नहीं देती, बल्कि सबको बराबर से अधिकार मिलता है, किसी भी आप सोशल ग्रुप के हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी बेस्ड है आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, और नेगोशिएशन होता है, कुछ समझौता होता है। वरना हम मोनार्की वाले सिस्टम में देखें तो राजा किसी से डिस्कस करेगा क्या? बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने वजीर वगैरह से पूछ लिया, आम जनता से तो शायद ही कोई पूछता हो, जो उसका समझ में आएगा वो डिसीजन लेगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, और भी कोई पॉइंट लिख सकते हो। कोई 5 पॉइंट आपको लिखने दें। तो ये आपका सिविक्स वाली बुक के पेज नंबर 92 से क्वेश्चन आया हुआ है।
और वहीं इसकी डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? दुनिया भर के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाए, यानी आपस में कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक शॉर्ट में समझे तो डिटेल में हमने चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके, शेयर हो सके, हासिल की जा सके, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन स्टिमुलेटिंग, यानी इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, उकसा देना इस ग्लोबलाइजेशन को, यानी आईटी ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को के प्रोसेस को तेज़ कर दिया है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही आया हुआ है। अपनी इकोनॉमिक्स में बुक में देखोगे फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर पहला टॉपिक टेक्नोलॉजी का है, तो उसी पैराग्राफ से ही आपको ये आंसर देना था। तो वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पहली बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जो आपकी टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, जिसके अंदर आपका मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ गए, फैक्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से और क्या हुआ है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फ्रॉम रिमोट एरियाज, यानी बहुत ज़्यादा गांव देहात के एरिया हो, वहाँ से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा एरिया तक नेटवर्क वगैरह पहुँच चुका है, टावर्स वगैरह लग गए हैं। नहीं तो आप सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज। अब जैसे माउंटेन वगैरह एरिया पे जाओ या बहुत जंगल एरिया के अंदर, तो वहाँ सेटेलाइट फ़ोन ले जा सकते हो, तो वहाँ से आप बात कर सकते हो। जो लोग जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं ना, तो वो सेटेलाइट फ़ोन लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई टावर वगैरह तो होता नहीं कि मोबाइल से बात कर लें, तो सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए बात हो जाती है। कंप्यूटर्स की बात कर लें तो जानते हो हर जगह कंप्यूटर पहुँच चुका है आज के टाइम में। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हासिल करनी है या शेयर करनी है, आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम शॉर्ट में ईमेल कहते हैं, या अगर हमको बात करना है, वॉइस मेल वगैरह भेजना है, तो पूरे दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हो एट नेग्लेजिबल कॉस्ट, यानी ना के बराबर पैसे भेज सकते हो। तो आप ईमेल भेज रहे हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो? ग्लोबलाइजेशन ही तो हो रहा है, कनेक्शन ही तो हो रहा है कि पहले भाई एक कंट्री में था कोई और दूसरे कंट्री में है, तो कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो बहुत मुश्किल होता था, या तो खुद जाए या किसी से भिजवाए। लेकिन आज यहाँ से फ़ोन मिलाए, विद इन सेकेंड्स के अंदर यहाँ कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। इसकी वजह से प्रोडक्शन सर्विसेज भी कंट्रीज़ के अंदर फैल चुकी हैं। यानी अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो इसी की बात देख लो कि यूट्यूब क्या है? अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका से ऑपरेट हो रही है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ इंडिया से, आप पढ़ रहे हो ज़्यादातर सब इंडिया ही से होगे। तो क्या हो रहा है कि बाहर की कंट्री से अपने देश के अंदर आपस में हमारा कनेक्शन हो पा रहा है। तो यूट्यूब क्या कर रहा है? एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोडक्ट तो थोड़ी ना दे रहा है। आपको ये सर्विस दे रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, इसके ज़रिए वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई 5 पॉइंट यहाँ आपको लिखने थे। इसमें भी ऑप्शन था आप ये कर लेते या ये वाला कर लेते। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। अब इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा इंडिया पे और इंडिया के लोगों पे, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है। तो ये तो पूरा एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। वहीं पर जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उसी को पॉइंट वाइज आपको लिखना था। तो चलिए इसका आंसर यहाँ जो लिखा है वो हम देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? कंज्यूमर्स को और ज़्यादा चॉइसेस मिल गई हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो इंडिया में कोई एक कंपनी है, वो कोई सामान बनाती है। लेट्स सपोज हम कपड़े का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कपड़ा बनाती है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? अलग अलग कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो सामान किसी कंट्री में बन रहा है सिर्फ उसी में बेचा जाए, बल्कि एक कंट्री से सामान बन के पूरे दुनिया के अलग अलग कंट्री में जाके बिकता है। तो अब दुनिया भर से जो भी अच्छी कंपनी है कपड़ा बनाने वाली, वो भी चाहेंगी कि हम भी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचें। तो जो कंज्यूमर है, जो उस कपड़े को खरीदने वाला है, उसके सामने बहुत सी चॉइसेस है। एक तो इंडिया वाली जो कंपनी है उसमें से किसी ब्रांड का कपड़ा ले सकता है, या फिर किसी फॉरेन ब्रांड के कपड़ा वो ले सकता है। अब इस ग्लोबलाइजेशन से जो स्टैंडर्ड है लोगों का, वो भी इम्प्रूव हुआ है कि भाई दुनिया के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो जब हम एक अच्छी और स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ भी कैसी हो जाएगी? स्टैंडर्ड हो जाएगी। अब ये जो MNCs हैं, इन्होंने क्या किया है? इंक्रीज़ कर दिया है अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे आपका सेलफोन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। तो इंडिया की बात हो रही है ना, तो इंडिया के जो सेलफोन्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इसके अंदर ये जो MNCs हैं के पास बहुत सा पैसा होता है, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेट सपोज कोई इंडिया की मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है
तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर ढूंढते हैं जो पैसा लगा सके हमारी कंपनी में। तो एमएनसीज क्या करती हैं, उनको पैसा देती हैं कि ठीक है, आपका ये आइडिया हमको समझ में आ रहा है कि आप अच्छा फ़ोन बना लोगे, हम पैसा देते हैं और आप बनाओ। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा लगाना किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारे भारत की कंपनियों को ये फ़ायदा हुआ है कि एमएनसीज उनको इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही हैं। अब नई नई फैक्ट्री लगेगी, नई इंडस्ट्री बनेगी तो जॉब भी क्रिएट होगी। कुछ लोकल कंपनीज वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेंगी। अब मान लो कोई एमएनसी है, वो इंडिया के अंदर आ रही है, जैसे मान लो मोबाइल ही बनाना है, तो मोबाइल के बहुत से पार्ट्स हैं जो उनको चाहिए होंगे। अब मोबाइल बनाने की कंपनी सारे A to Z पार्ट नहीं बनाती, कुछ चीज़ें वो खुद से बनाती हैं और ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो अलग अलग कंपनी से वो खरीदते हैं। तो इंडिया की लोकल कंपनी से भी सामान खरीदा जा सकता है, तो ये एक फ़ायदा होगा अपनी लोकल कंपनीज़ को। अब बाहर से जो कंपनी आएगी उसके पास नई टेक्नोलॉजी होगी और अच्छे मेथड्स होंगे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की। तो जो लोकल कंपनी है ना, वो उस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी कोई नई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको वो खरीद सकते हैं कि भाई ये कंपनी इस तरह यूज़ कर रही है, हम भी ले लेते हैं। और जिस तरह से वो सामान प्रोड्यूस कर रही है, जो उनका प्रोडक्शन मेथड है, उसको भी फॉलो कर सकती है लोकल कंपनी देख के। अब 7th पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई हैं। यानी हम बात करें अगर टाटा मोटर्स की, तो टाटा की जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकती और इंडिया में ही नहीं बनती, बल्कि इसके प्रोडक्शन हाउस बहुत से कंट्रीज़ के अंदर भी हैं और दुनिया के और कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। वहाँ भी बन रही है टाटा की गाड़ियाँ और वहाँ भी बिक रही हैं। अब वो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनको भी फ़ायदा हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन से। जैसे आपने बुक में पढ़ा होगा कि कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने जो कॉल सेंटर हैं वो ऐसी जगह ओपन करती हैं, खासतौर से जैसे हमारा इंडिया हो गया, जहाँ पर उनको सस्ते में उनका काम हो जाए। कहने का मतलब ये है, मान लो अमेरिका की एक कंपनी है, वो अपना कॉल सेंटर कहाँ ओपन करेगी, इंडिया के अंदर, कि उस कंपनी का सामान किसी ने खरीदा, मान लो अमेरिका के अंदर ही खरीदा, उसको कोई प्रॉब्लम है तो जो कस्टमर केयर से बात करेगा तो वो कहाँ बैठा हुआ है, इंडिया के अंदर, क्योंकि सिर्फ सोल्यूशन ही तो प्रोवाइड करना है उसको, सिर्फ कस्टमर की बात ही तो सुनना है कि वो क्या कह रहा है और बाकी आगे चीज़ें फॉरवर्ड कर देनी है। अब इंडिया में क्या है, सस्ते में इनका काम हो जाएगा। अमेरिका में किसी को हायर करेंगे, कॉल सेंटर बनाएंगे, तो वहाँ पर अमेरिका के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो है बाहर की, सर्विस भी बाहर दे रही है, लेकिन कॉल सेंटर उनका इंडिया के अंदर है। तो ये तो 8 पॉइंट हमारे फायदे वाले हो गए कि ग्लोबलाइजेशन से क्या असर पड़ा है जो इंडिया के लोगों को बेनिफिट कर रहा है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। लेबर्स के लिए, जो भी मजदूर हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाए हैं सरकार ने, जिससे कि उनको परेशान न किया जा सके। जैसे कितना घंटे उनको काम करना है, कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सब लेबर लॉज के अंदर आते हैं। अब जो एमएनसीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करती हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं आपके यहाँ अपनी कंपनी लगाने में, हमारी कंपनी लग जाएगी तो 2-3 हज़ार लोग को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपके जो नियम कानून है वो थोड़े अच्छे नहीं हैं, इसमें हमको कुछ ढील चाहिए। जैसे आपने लेट सपोज रूल बनाया है कि 8 घंटे ही काम कराया जा सकता है, तो आप हमें ये अलाउ करो कि हम 10 से 11 घंटे काम करा सकें। फिर आपने लेट सपोज सैलरी फिक्स की है कि 15,000 कम से कम देना पड़ेगा, इससे आप काम करो, हम चाहते हैं कि आप 10,000 ये रूल बना दो हमारे लिए। अब गवर्नमेंट भी सोचती है कि यार 1,000-2,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो कुछ हम छूट दे देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ है, बाहर कंपनियां आके अपने हिसाब से लॉ को चेंज कर लिया उन्होंने। 10th पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने दोनों पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज अच्छा नहीं माना जाता। अब बहुत सी कंपनियां क्या चालाकी करती हैं, जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फुटबॉल बनाने की बड़ी कंपनी है, लेकिन वो ठेका किसको देती है, अपने इंडिया के अंदर छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, घर के अंदर फुटबॉल बननी है और वो बड़ी ब्रांडेड मानी जाती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां करती हैं कि आप देखने से कह रहे हो कि अरे ये तो बड़ी कंपनी है और उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, पता है वो कपड़ा किसी गांव देहात में अपने भारत के बनना है। तो कंपनी का लेबल लगा हुआ है, लेकिन कंपनी का सामान कहाँ बनना है, कहीं और बनना है, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मान लो घर वगैरह के अंदर बनना है, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सपैंड हुआ है। अब जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक स्टिफ कंपटीशन मिला है। भाई हमारे भारत के भी जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी कुछ काम सामान बना रहे हैं, हमारी इंडिया की जो कंपनी है, अब वही सामान एक बाहर की कंपनी आ रही है वो भी बना रही है, तो कंपटीशन होगा कि नहीं। उसी सामान को प्रोड्यूस करने वाली जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो पेज नंबर 66 पे पूरा दिया हुआ है, मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन सी के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा।
सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड भी कह सकते हो। तो 2 केस आपको दिए हैं, हर केस आपका 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से सेक्शन डी 8 मार्क्स कैरी करेगा। तो इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ जो केस दिया हुआ है वो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से, जो आपका सोर्स ए है आपकी बुक में जो दिया है वहीं से ये लिया गया है। तो सोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर डिटेल में मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जैसा कि मैंने टर्म 1 में सोर्स और बॉक्स के लिए वीडियोस बनाई थी। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे आप चाहो तो पढ़ लेना, वरना मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही अभी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। गांधी जी नॉन वायलेंस को, अहिंसा को सुप्रीम धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्यों मानते थे। तो गांधी जी ने अडॉप्ट किया था इस नॉन वायलेंस को एज अ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है, कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे विश्वास जिसकी बेसिस पे इंसान ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि हमारी लाइफ की मीनिंग क्या है, और कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो कि वो अपनी लाइफ में फॉलो करता है। जैसे मान लो आपका ये विश्वास है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने लिए आपने ये रूल बना लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ ना बोलना, या हम कह सकते हैं सच बोलना, ये आपकी फिलॉसफी हो गई। तो इसी तरीके से गांधी जी ने नॉन वायलेंस को अपनी फिलॉसफी अडॉप्ट कर लिया था। यानी मैं विश्वास करता हूँ नॉन वायलेंस में ही, हिंसा नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और इसी रूल पर मुझे चलना है। एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने का ये एक आइडियल तरीका है, यानी एक ऐसा मेथड है जिसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। गांधी जी के हिसाब से फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक। ये जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है ये कमज़ोरों का हथियार नहीं है। कमज़ोरों का हथियार नहीं, इसका मतलब जो भी इस नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलेगा, जो इस हथियार को यूज़ करेगा, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना तो आसान है, आपके किसी से पंगा हुआ, आपने लड़ाई कर ली, लेकिन उसे माफ़ कर देना और सुलह समझौता कर लेना ये मुश्किल होता है। खास तौर से अगर आप पावरफुल हो, यानी आप बदला ले सकते हो, और उस केस में आप माफ़ कर दो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो किसी ने कहा था ना कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी कमज़ोर को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो बदला ले सकता हो लेकिन वो माफ़ कर दे। तो नॉन वायलेंस करना ये कमज़ोरों का हथियार नहीं है। इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाई ऑल, यानी एक ऐसा हथियार है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। यानी एक कमज़ोर आदमी है, वो तो वैसे भी बदला नहीं लेगा। अगर किसी ताकतवर आदमी ने उसके ऊपर कोई अत्याचार किया, कोई जुल्म किया, तो कमज़ोर आदमी तो वैसे भी बदला नहीं ले सकता, लेकिन जो स्ट्रांग आदमी है वो बदला ले सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो भी नॉन वायलेंस का तरीका अपना सकता है, वो भी लड़ाई झगड़े से बच सकता है। तो इस तरह से हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ वॉज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव इन हिज फिलॉसफी। अब सत्याग्रह क्या है, ये सच्चाई की ताकत है। इसमें यह किया जाता है कि जो आदमी जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको सच दिखाने की कोशिश की जाती है इस फोर्स के ज़रिए। यानी उसको बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी झगड़े के ये बताया जाता है कि देखो आप गलत कर रहे हो और आप सही रास्ते पे नहीं हो। तो गांधी जी ने क्या किया था, इस सत्याग्रह वाला आइडिया दिया था। तो इस सत्याग्रह पे जो चलने वाले लोग थे, जो इस सत्याग्रह वाले आइडिया पे बिलीव करने वाले लोग थे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सत्याग्रही। तो सत्याग्रही लोगों ने क्या किया, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो यहाँ पर आपको इस केस में दिया हुआ है, यहाँ जो सोर्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना था, सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। यानी जो सत्याग्रही है ये दुख नहीं देते, दर्द नहीं देते किसे, ऑन एडवर्सरी, यानी जो ऑपरेसर है, जो जुल्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसे कोई दुख नहीं देते, उसे कोई दर्द नहीं देते। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, यानी जो जुल्म कर रहा है, जो ऑपरेसर, उसकी बर्बादी भी नहीं चाहते ये सत्याग्रही। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, यानी जब सत्याग्रह का यूज किया जाता है, सच्चाई की ताकत को यूज किया जाता है, देयर इज नो इल विल वॉट एवर। इल विल का मतलब कोई भी बुरी भावना, बुरा सोचना, बुरा चाहना, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो सत्याग्रही की क्या फीचर है कि वो अत्याचार करने वाले को कोई दुख नहीं पहुंचाता, ना ही उसकी बर्बादी चाहता है, और ना ही उसके बारे में कोई बुरी भावना रखता है। तो यही था इसका आंसर। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 2 मार्क्स का है। वाई वॉज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर एज अ नॉवल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। यानी ये जो गांधी जी का सत्याग्रह वाला मेथड था, उसे एक नॉवल वे, यानी एक नया तरीका क्यों कंसीडर किया जाता था, इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक नया तरीका था ये गांधी जी का सत्याग्रह। तो ऐसा क्यों कहा जाता था नया तरीका? देखो मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है और आपने उसे किसी मेथड से किया, लेट्स सपोज बुक में जो मेथड लिखा था उससे आपने किया। आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैंने इस क्वेश्चन को किया है लेकिन दूसरे तरीके से, एक नए मेथड से किया है। तो आपसे पूछोगे नहीं कि नया मेथड कैसा, यानी ऐसा क्या चीज़ है जो कि कह रहे हो कि नया मेथड है। तो उसको जब एक्सप्लेन करेगा वो,
तो क्या बताएगा? वो ये बताएगा इस नए मेथड में क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, इसी के बारे में बताएगा। तो यही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है कि गांधी जी के सत्याग्रह को एक नया तरीका क्यों कहा गया, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ था, क्या प्रोसेस था, ये आपको बताना था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें नया ये था कि कोई भी जो भी बैटल है, जो मुकाबला है, उसको जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस करके, लड़ाई झगड़ा करके तो जंग जीती जाती है, वो तो एक जनरल तरीका है। लेकिन नया ये है कि बिना लड़े, बिना झगड़ा किए, बिना कोई हिंसा किए बैटल को जीत लेना, किसी जंग को जीत लेना, ये इसमें एक नई चीज़ है। सेकंड पॉइंट है दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ ऑपरेसर। ये कैसे किया जाता है? कॉन्शियस मतलब जो अंदर की आत्मा है, आत्मा की जो आवाज़ है। अपीलिंग मतलब उसे जगाना। जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार करने वाला है, उसके अंदर की आत्मा की जो आवाज़ है उसको जगाना। यानी कहते नहीं हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, तो उस अच्छाई को जगाना। जब जो ऑपरेसर है, यानी जो अत्याचार करने वाला है, उसके अंदर से आवाज़ निकलेगी कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो सीधी सी बात है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो उस बुराई से रुक जाए, उस गलत काम को छोड़ दे। लोग जिसके अंदर ऑपरेसर भी आ गए, यानी अत्याचार करने वाले भी आ गए, हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। यानी लोगों को, खासतौर से जो ऑपरेसर है, अत्याचार करने वाला है, उसको परसुएड किया जाएगा, यानी उसको राजी किया जाएगा कि तुम सच को देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस। तो यहाँ परसुएड किया जाएगा, राजी किया जाएगा, ना कि उसको ज़बरदस्ती की जाएगी और वायलेंस किया जाएगा झगड़ा करके। भाई कनपटी पे बंदूक रख के तो किसी को भी कुछ मनवा सकते हो, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के किसी चीज़ को राजी कर लेना किसी बात पे, ये एक अलग चीज़ होती है। तो और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते थे, यहाँ 2 पॉइंट आपको लिखना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, इसीलिए। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ टर्म 1 के जब मैं सोर्स करा रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो आपका यहाँ सोर्स बेस या केस बेस कह सकते हो, जो क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे आंसर आपको उस पैराग्राफ से ही मिल जाए जो आपको दिया हुआ है। आपको उसके लिए पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आंसर किसका है, पेज नंबर 30 पे इसका आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका आंसर इस सोर्स में नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट आपको दिया होगा वो एक तरह से एक थीम होगी, यानी एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कहीं से भी इस थीम से रिलेटेड पूछ सकता है, तो पूरे चैप्टर की आपको अच्छे नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट को रीड करना है और आंसर देना है, 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो देखो ये पूरा आपका जो लिखा हुआ है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं पूरा टेक्स्ट नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर हम देखेंगे। टेक्स्ट समझना है तो आप मेरे चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला देख लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, यानी इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, डाक वाला जो सिस्टम है, उसका रोल आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसको यहीं पर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, यहाँ से भी दे सकते थे। 1 मार्क्स का है तो 1 पॉइंट लिखना है। यहाँ इंडियन पोस्टल नेटवर्क हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, तो ये भी आंसर हो सकता था। बाकी ये भी यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है ये भी आप लिख सकते थे। तो इसमें पहला पॉइंट है इट हैज़ हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन द कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस पोस्टल नेटवर्क से क्या हुआ है, तो कंट्री को इंगेज किया है कम्युनिकेशन में, यानी कोई भी हमको चीज़ सेंड करनी है, कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे पोस्टल नेटवर्क के ज़रिए, डाक के ज़रिए हम किताबें भेज सकते हैं, तो एक तरह से कम्युनिकेशन ही हुआ ना, कोई इन्फॉर्मेशन हमने दे दी किसी को। और इससे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी समाज में डेवलपमेंट कैसे होता है कि लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज़ कहीं से भी कहीं भेजना हो तो वो हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी इसके ज़रिए हम सामान भी भेज सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बनाया और उसे हम पोस्टल नेटवर्क के ज़रिए हमने भेज दिया, वरना अगर ऐसा ना होता तो हमको खुद लेके जाना पड़ता। इसने बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, जल्दी कोई चीज़ भेजना है, बिजनेस पोस्ट यानी बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको भेजनी है तो इस तरह से भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस बंदे को भेजना है उसी तक ये पहुंचना चाहिए, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए हम भेजते हैं कि वहाँ पर उसका साइन वगैरह लिया जाता है कि हाँ उसी बंदे को मिला है। या आपका ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया कि डाकिया ले आके आपके घर दे आता है। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। तो ये पोस्टल नेटवर्क के आपको एक तरह से रोल लिखना था कि इसका काम क्या है। वैसे भी आप अपने से ही लिख सकते थे, यहाँ ऊपर आपको पैसेज दिया हुआ है, उसकी हेल्प भी ले सकते हो। तो कोई एक ही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स का है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना था मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में। मास कम्युनिकेशन का मतलब एक साथ बहुत से लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो पहुंच जाए। पर्सनल कम्युनिकेशन जहां एक बंदा दूसरे बंदे तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो हो गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखनी है। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरटेनमेंट। जैसे टीवी में कोई चीज़ आ रही है
तो एक साथ बहुत से लोग देख रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस, यानी ज़्यादातर लोगों तक कोई जागरूकता भी फैलाता है। जैसे कोरोना से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीविज़न पे भी, रेडियो पे मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक जगह डिस्प्ले हुआ और लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख लिए। तो इसमें क्या आता है, आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। वहीं अगर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हमको भेजनी है तो एक बंदा जैसे हम भेज रहे हैं और दूसरा बंदा है जिस तक पहुंचेगा, तो पर्सन टू पर्सन होता है। और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते थे, यहाँ भी एक पॉइंट आपको लिखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स का है। इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, यानी आपको कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है कि एक देश में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज का टाइम क्या है, एज ऑफ कम्युनिकेशन। हम टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट, इन सब का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो हर कोई यूज़ कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अब आपकी जो बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स है कम्युनिकेशन का। भाई न्यूज़पेपर के ज़रिए आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो भी पहुंच जाता है, जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना प्रोडक्ट का। तो जो अलग अलग मीन्स हैं, तरीके हैं कम्युनिकेशन के, इसने क्या किया है, दुनिया को कनेक्ट कर दिया और करीब लाए हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है ये एक सोर्स है एंटरटेनमेंट का भी, इसके ज़रिए हम इंटरटेन हो सकते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, और नॉलेज भी स्प्रेड होती है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये कम्युनिकेशन ही एक तरह का है। और भी कोई रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ भी कोई एक ही पॉइंट आपको लिखना है। हालांकि ये 2 मार्क्स का है तो मेरे हिसाब से कम 2 लिख देना। इसकी डिटेल आपको ज्योग्राफी के लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर पेज नंबर 86 में मिल जाएगी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है कि आपको एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, उसमें आपको पहचानना है वो जगह जो कि ए से मार्क है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक जगह पर ए ऐसे मार्क है, तो वो क्या है आपको बताना है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वहाँ पर उसका सही नाम भी लिखना है जो कि लाइन खींची हुई है, यानी ए के पास एक लाइन है, आपको बताना है ये कौन सी जगह है। फीचर्स आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, यानी वायलेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उसको वापस ले लिया गया। तो वो कौन सी जगह है, तो आंसर आपको नहीं दिया होगा यहाँ पर क्योंकि मार्किंग स्कीम में आंसर यहाँ मेंशन है। तो वो जगह है आपका चौरी चौरा जो कि यूपी में है। तो चलिए मैप में हम देखते हैं। देखो इस तरह से आपको ए मार्क था, तो यहीं पर ऐसे लाइन खींच के आपको लिख देना था। ऐसे खींच सकते हो या जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ भी लिख सकते हो। तो वो ए कौन सी जगह है ये आपको बताना था जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया गया था वायलेंस की वजह से। तो इस तरह से आपको जैसे यहाँ मार्क है उसी तरह लिखना है, यहाँ लिख दो या यहाँ पर चौरी चौरा यूपी। उसी मैप पे आपको लोकेट करना है नामरूप थर्मल प्लांट। तो ये आपको बताना है कि नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ पर है। यहाँ आपको कुछ मार्क नहीं किया हुआ है, ए वाला तो मार्क किया था, वो जगह बता दी थी, बस नाम लिखना था। यहाँ पर कुछ मार्क नहीं है, तो आपको ये एरो लगा के दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ये नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, असम में। ये असम वाला स्टेट है, तो आपको ये एरो से मार्क करना है और उसके आगे लिखना है पूरा ये नाम। तो ये कर सकते थे, या फिर इसी में ऑप्शन था नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसका मतलब नोएडा में होगा, तो यहीं पर आप लोकेशन दिखा दोगे एरो से और लिख दोगे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर इसमें सेकंड पार्ट है राजा सांसी, जिसका नाम बदल चुका है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये नया नाम भी आप याद रखना। तो ये कहाँ पर है आपको एरो से दिखाना है, ये पंजाब के अंदर है। इस तरह से पूरा आप नाम लिख दोगे और लोकेशन लिख देनी है कि ये कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर है। ये हो गया मैप, और इसी के साथ आपका ये जो सैम्पल पेपर है वो भी कंप्लीट हो गया। और भी सैम्पल पेपर की वीडियोस आपको देखनी है तो आपका ये मोबाइल है, यहाँ पर ऐसे वीडियो प्ले हो रही है, एक एरो टाइप का बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको सैम्पल पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद उसके नीचे सब्जेक्ट वाइज सैम्पल पेपर की मैंने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जिस सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो देखना चाहते हो आप देख सकते हो। उसके नीचे आप आओगे तो सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, यानी साइंस की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ सबकी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो चैप्टर वगैरह आपको पढ़ने हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।